हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं क्लास 9th का फिजिक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने क्लास 9th में बायोलॉजी के 3 चैप्टर्स क्लियर कर लिए, फिर हमने केमिस्ट्री के भी 1 चैप्टर क्लियर कर लिए और आप लोग का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर फिजिक्स का लेक्चर भी स्टार्ट किया जाए। तो आज से हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो देखिए बाबू, है क्या कि ये जो हमारा क्लास 9th का जो फिजिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ क्लास 9th के बेसिस पर नहीं होगा, वो फाउंडेशन के बेसिस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फाउंडेशन कहने का मतलब हुआ कि इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फिजिक्स पढ़ाता ही इस तरह से हूँ, जो बच्चे इंस्टीट्यूट के हैं वो तो जानते ही होंगे। तो इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा कि ये जो क्लास 9th की पढ़ाई है वो आपका एक फाउंडेशन तैयार हो, एक बेस तैयार हो, जो जिससे कि आप हायर क्लासेज में जब जाएं और किसी भी फील्ड में आप जाएं, या तो आप मेडिकल का प्रिपरेशन कर सकते हैं आगे जाकर, या आप इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो वहाँ जब आप प्रिपरेशन करने जाए तो ये जो पढ़ाई है आपकी वो एक बेस की तरह काम आए, और आप कोई भी बुक, कोई भी सिलेबस आप पढ़ें तो आपके ये न लगे कि मुझसे ये छूट गया या ये छूट गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे। तो बस ध्यान से आपको लेक्चर्स को देखना है और उसे बढ़िया से नोट डाउन करना है और समझना है, मेन है समझना है। ओके, और कोई भी डाउट हो वो पूछना है, कोई भी डाउट हो उसे पूछना है, बस इतना ही करना है, आपको पूरी तरह से सारी चीजें समझ में आएंगी। ओके ठीक है, आज तो इंट्रोडक्शन है, आज हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, थोड़ी बहुत बातें करेंगे फिजिक्स के बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर से जो है हमारा जो भी हमें पढ़ना होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। इस लेक्चर को आप देखिए लास्ट तक, आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमारा सारा कुछ होने वाला है। ओके ठीक है बाबू, आई होप आप सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बाबू, फिजिक्स आप सभी ने इस सब्जेक्ट का नाम जीवन में कई बार सुना होगा, मे भी आपने सीरियसली पढ़ा भी होगा या नहीं पढ़ा हो, जो भी पढ़ा हो। अभी जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एकदम बेस से स्टार्ट हो रहा है। आज से पहले आपको फिजिक्स में कुछ समझ में नहीं आता था, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा, बस आज से आप समझना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे फिजिक्स क्या है तो आप कुछ नहीं बता पाएंगे, तो इतना तो जरूर बता पाएंगे कि फिजिक्स साइंस का एक ब्रांच। सिंपल, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। फिजिक्स साइंस का एक ब्रांच है, यानी कि साइंस का एक भाग है, साइंस की एक शाखा है जिसमें हमें कुछ कुछ पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है, नहीं पढ़ना होता है, भगवान जाने, लेकिन पढ़ना होता है। साइंस का एक ब्रांच है, ये तो हमें पता है। ओके ठीक है, अब आपसे कोई पूछे साइंस क्या है, कोई पूछे साइंस क्या है, तो आप सभी जानते होंगे साइंस क्या है। आप सभी ने अलग अलग डिफिनीशंस पढ़े होंगे अलग अलग जगह पे। अगर सिंपल वर्ड्स में साइंस को डिफाइन किया जाए तो ह्यूमन जब से इस दुनिया में आए, ह्यूमन की बात कर रहा हूं मैं, ह्यूमन स्पीसीज की, जब से ह्यूमन इस दुनिया में आए तब से उन्होंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा, बहुत सा नॉलेज गेन किया, बहुत सी जानकारियाँ उसने जुटाई चारों तरफ से। जब इस दुनिया में आए, एक बात बताइए, जब हम दुनिया में आए तो कहीं ट्यूशन सेंटर था क्या कि आदि मानव आए उस ट्यूशन सेंटर में गए और सब कुछ सीख गए? ऐसा तो नहीं है। ये नेचर ही उसका टीचर था, इस नेचर ने ही उसे सिखाया, जो भी चीज़ सीखना था उसने इस नेचर से ही सीखा। उसने इस प्रकृति में होने वाली घटनाओं को ध्यान से देखा, अपने चारों तरफ के सराउंडिंग को अच्छे तरह से ऑब्जर्व किया, और फिर वो धीरे धीरे उसे समझता गया और उसे नॉलेज प्राप्त होता गया। और इन्हीं नॉलेज को अब धीरे धीरे नॉलेज तो बहुत जमा हो गया। सोचो, दुनिया में पहला मनुष्य आया होगा, वो मे भी दौड़ करके शेर को गला लगाने चला गया होगा, मे भी हो सकता है। उसको क्या पता शेर खतरनाक होता है, हमें तो पता है शेर खतरनाक होता है, हमने सिनेमा में देखा, हमें हमारे बड़े बुजुर्गों ने समझाया, किसी न किसी ने हमें ये नॉलेज दे दिया कि शेर जो है ना एक आदमखोर जानवर है। एक बात बताइए, हम में से किसी आदमी ने आज तक शेर को किसी को रियल में खाते हुए देखा है? हाँ देखा होगा, सिनेमा में देखा होगा, नेशनल ज्योग्राफी पे देखा होगा, लेकिन रियल में आपने देखा है क्या? आपने से किसी ने भी उसे रियल में नहीं देखा है, हम में से किसी ने देखा। लेकिन हम सभी डरते हैं, हम सभी को ये पता है कि शेर खतरनाक होता है, उसके पास नहीं जाना है। क्यों? हमें नॉलेज है हमारे पास, ये हमें हमारे पूर्वजों ने ये दे दिया। लेकिन एक पहले ह्यूमन की बात कीजिए, उसे तो कुछ पता नहीं था। तो जो इस दुनिया में आए तो उन्होंने धीरे धीरे नॉलेज गेन करना शुरू किया, जानकारियां जुटानी शुरू की, और धीरे धीरे उनके पास जानकारियों का अंबार लग गया, ढेर हो गया, ज्ञान का ढेर हो गया। और उन सारे को जब उन्होंने एक सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज किया तो वो साइंस बन गया। सिंपल सा बात, सिंपल से वर्ड्स में हम कहे कि आफ्टर कमिंग इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में आने के बाद ह्यूमन गेन्ड नॉलेज, ह्यूमन ने क्या किया? ज्ञान प्राप्त किया थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से बहुत कुछ वो करता था, उससे कुछ पता चल जाता था, कोई लॉ उसे पता चल जाता था, या बहुत कुछ वो होते हुए देखता था, वहाँ से उसे कई जानकारियाँ मिल जाती थी। तो इन ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से उन्होंने नॉलेज गेन किया। व्हेन
ही अरेंज दिस नॉलेज सिस्टमैटिकली, इट बिकम साइंस। जब ह्यूमन ने क्या किया, इन नॉलेज को सिस्टमैटिकली अरेंज किया, वो क्या बन गया, साइंस बन गया। तो साइंस का बड़ा सुंदर एक डिफिनीशन होता है, द नॉलेज विच ह्यूमन हैड गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स व्हेन अरेंज सिस्टमैटिकली देन इट इज कॉल्ड साइंस। यानी कि इसने जो भी जानकारियां हमारे पास है उसे हमने क्या किया, जब सिस्टमैटिकली अरेंज किया वही साइंस बन गया। अब देखिए नॉलेज तो हमारे पास बहुत सारा था, तो हमने उसे साइंस को मेनली देखिए मैं आपके लेवल से डिफाइन कर रहा हूँ सारी चीज़ें, डाटा बहुत सारा हो सकता है, गूगल कीजिएगा बहुत कुछ मिल जाएगा। गूगल के दुनिया में, आज के दुनिया में डाटा का ढेर लगा हुआ है, तो हम लोग सिंपल चल रहे हैं। तो साइंस हो गया क्या, ह्यूमन के द्वारा गेन किया गया नॉलेज। कैसे गेन किया, ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से। साइंस के बनाए दो ब्रांचेज, साइंस के कितने ब्रांचेज, दो ब्रांचेज, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। क्या होता है फिजिकल साइंस, नॉन लिविंग थिंग्स से जुड़ा हुआ जो नॉलेज, द नॉलेज एसोसिएटेड विथ नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। नॉन लिविंग थिंग से जुड़ा हुआ जो भी नॉलेज था वो फिजिकल साइंस हो गया, और लिविंग थिंग से जुड़ा हुआ जो था वो बायोलॉजिकल साइंस हो गया, सिंपल। और फिजिकल साइंस में अभी आपको पढ़ना है दो चीज में, क्या पढ़ना है, दो चीजें, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और बायोलॉजिकल साइंस में आपको पढ़ना है बायोलॉजी। आ गया हमारा फिजिक्स। आई होप आपको साइंस क्या है समझ में आ गया होगा, साइंस के दो ब्रांचेस समझ में आ गए होंगे, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। और फिर आपने देखा फिजिकल साइंस के अंदर हमें दो पढ़ने, वैसे इसमें और भी होते हैं, और भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, फिजिकल साइंस में और भी चीज़ें होती हैं, अर्थ के बारे में स्टडी हो सकती है, जियोलॉजी कहते हैं उसे, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है फिजिकल साइंस में। लेकिन हमारे लेवल पे जितनी बातें उतनी ही बात हम कर रहे हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दो हो गया इधर, और बायोलॉजिकल साइंस में बायोलॉजी एक हो गया उधर। तो बायोलॉजी तो चलो वो हमने बायोलॉजी जब स्टार्ट की थी तो उस पर हमने बात की थी कि लिविंग थिंग्स के बारे में कैसे स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री में हमने केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, हमें आज फिजिक्स के बारे में बात करनी है, तो हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स। चलो बाबू बहुत अच्छा। फिजिक्स का काम क्या है, तो फिजिक्स के बारे में सिंपल वर्ड्स में कहा जाता है, फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स लॉज। जो ये नेचर है, जो ये प्रकृति है, हमारे चारों तरफ जो ये नेचुरल वर्ल्ड है, उसके जो लॉज हैं उसी को समझना फिजिक्स का काम है। जितनी भी नेचुरल फेनोमेनन हो रही है इस दुनिया में, जितनी भी नेचुरल फेनोमेनन हो रही है, सोच के देखिए, न्यूटन को याद कीजिए, हम सभी न्यूटन को जानते हैं। न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए, एक सेब गिरता है और न्यूटन को आइडिया आता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। ये क्या था, नेचुरल फेनोमेना की स्टडी थी ना, कोई सेब चढ़ के थोड़े तोड़ने गया था, सेब गिरा अपने आप, एक प्रकृति में होने वाली घटना थी, वो गिरा, एक नेचुरल फेनोमेनन थी, और न्यूटन को वो आया, अरे ये नीचे क्यों गिरा, और उसे एक नॉलेज प्राप्त हो गया। तो फिजिक्स का काम ही है नेचर और उसके लॉज को एक्सप्लेन करना। समझ गए बात, दिन क्यों होता है, रात क्यों होती है, बारिश क्यों होती है, बारिश की बूंदें गोल क्यों होती है, अनेक तरह की बात है। तो फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विथ नेचर एंड इट्स लॉज। नेचर और उसके लॉज के बारे में स्टडी करना जिस साइंस के जिस ब्रांच का काम है, उसी का नाम है फिजिक्स। देखिए इस दुनिया में कुछ भी चीजें आर्बिट्रेरी में, ऐसा नहीं कुछ भी ऐसे ही हो जाता है, कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, उसके पीछे का लॉजिक होता है। नहीं, एक लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है और एक थर्मोकोल का टुकड़ा तैर जाता है, क्यों, कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। फिजिक्स बताएगा इसका रीजन आपको। इसका रीजन आपको कौन बताएगा, फिजिक्स बताएगा। नहीं, एक आदमी मान लीजिए वो एक साइकिल से टक्कर खाता है तो उसका पैर ही टूटता है, लेकिन एक ट्रक से टक्कर खाता है वो पूरा उसका सुसाइड, मर्डर हो जाता है उसका। कौन बताएगा रीजन, फिजिक्स ही बताएगा कि भाई उसका मोमेंटम अधिक था, इसका मोमेंटम कम है। फिजिक्स ही एक्सप्लेन कर रहा है। नेचर में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, ये सन जो है और ये जो अर्थ है, अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, ये सारी चीजें कौन एक्सप्लेन करेगा, फिजिक्स ही करेगा। समझ रहे हैं, चंद्रमा है, चंद्रमा एक दिन बड़ा दिखता है, एक दिन छोटा दिखता है, एक दिन दिखता ही नहीं है, कौन एक्सप्लेन करेगा, फिजिक्स एक्सप्लेन करेगा। नहीं, तो जितनी भी घटनाएं प्रकृति में घटती हैं, नेचर में होने वाले जितने भी फेनोमेनन्स हैं, जितने भी नेचुरल फेनोमेनन्स हैं, उनको एक्सप्लेन कौन करेगा, फिजिक्स करेगा। तो फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विथ नेचर एंड इट्स लॉज। ओके, ये जो वर्ड है फिजिक्स, ये आया एक वर्ड फ्यूसिस से, ग्रीक भाषा। ग्रीक एक भाषा है, समझ के, दो भाषाएं
बहुत ही प्राचीन भाषाएं, यूरोप की दो प्राचीन भाषाएं हैं, एक ग्रीक और एक लैटिन। ये वर्ड याद रखिएगा, ये दो भाषाएं आप याद रखिएगा। जैसे हमारे देश में संस्कृत होता था ना पहले, एक पुरानी भाषा होती थी, वैसे ही यूरोप की दो पुरानी भाषाएं हैं, एक है ग्रीक और एक है लैटिन। ज़्यादातर वर्ड्स वहीं से आई, ज़्यादातर वर्ड्स वहीं से आई है, क्योंकि जो भी मॉडर्न साइंस में जो भी डेवलपमेंट हुआ, जो भी मॉडर्न साइंस आज हम पढ़ रहे हैं, उनमें सारे काम तो यूरोप वालों ने ही किया। हम तो आज़ादी की लड़ाई में लगे हुए थे और हम लोग का जो ज्ञान विज्ञान था वो खो गया हम लोगों से। उस पर हम लोग कभी और बात करेंगे, क्लास खुलेगी तो उस पर बात करेंगे। लेकिन ज़्यादातर जो भी चीज़ें आज हम पढ़ते हैं वो मेनली यूरोप से ही हम लोगों को मिला है। यूरोप ने ही सारी थ्योरीज को बताया, कि उन्होंने ही सब कुछ बताया है। ऐसा दुनिया में तो वही चलता है कि यूरोप में ही सब कुछ बताया। अब हमारे इंडिया में क्या हो चुका है उससे पहले, उस पर हम लोग बात नहीं करते। हम लोग यही ना मानते हैं ग्रेविटेशन की खोज किसने की? किसने की? न्यूटन ने की। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भारत में न्यूटन से 400 साल पहले भास्कराचार्य ने बता दी थी कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है। लेकिन कौन भास्कराचार्य का नाम जानता है? कोई नहीं जानता है। नहीं, हम ये मानते हैं कि पृथ्वी से सूरज की दूरी किसने मेजर की? नासा ने मेजर की। तो जो हमारा हनुमान चालीसा युग सहस्त्र योजन पर भानु, जब उसे मल्टीप्लाई कीजिएगा आप युग सहस्त्र और योजन, तो वो गुना होकर उतना ही डिस्टेंस आता है जितना पृथ्वी से सूरज का डिस्टेंस है। तो हमारे इंडिया में बहुत सी बातें हो चुकी थी। ऐसा नहीं कि हम लोग को पता नहीं था, ऐसा नहीं कि साइंस में यूरोप वालों ने ही काम किया। हमारे भी देश के लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया था विज्ञान के क्षेत्र में। लेकिन हुआ क्या? हमसे वो खो गया, क्योंकि हम गुलाम हो गए और उस समय में सारी बातें यूरोप वालों ने कहा कि सब चीज़ हम ही ने किया है। छोड़ो, उस पर हम लोग नहीं जाते। तो ये जो वर्ड है फिजिक्स, वो आया ग्रीक भाषा का एक वर्ड है। ग्रीक एक लैंग्वेज है, मैंने कहा दो लैंग्वेज याद रखिएगा नाम, लैटिन और ग्रीक। ये दो लैंग्वेज है जो बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है। जस्ट लाइक हमारा जैसा संस्कृत है, उतना पुराना तो नहीं है। संस्कृत तो दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। जीके में आप याद रख सकते हो कि संस्कृत इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। सबसे पुराना जो लैंग्वेज है वर्ल्ड में वो संस्कृत ही है। ठीक है, ओके बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो वर्ड है फिजिक्स, वो आया ग्रीक भाषा के एक वर्ड फ्यूसिस, FUSIS, फ्यूसिस। फ्यूसिस मीन्स होता है नेचर। फ्यूसिस मीन्स होता है नेचर। फ्यूसिस मतलब ही होता है नेचर, यानी कि नेचर की स्टडी से आया फिजिक्स। और ये जो नाम है फ्यूसिस, फिजिक्स, वो किसने रखा? एरिस्टोटले ने। आप सभी ने नाम जरूर सुना होगा एरिस्टोटले का, जिसे अरस्तु भी हम लोग कहते हैं। एरिस्टोटले का नाम आपने जरूर सुना होगा, या अरस्तु का। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, पता है ना, विश्व विजेता सिकंदर। हाँ, अब यहाँ भी डिबेट हो सकता है कि विश्व विजेता वो था या नहीं, भारत तो नहीं जीत पाया सिकंदर। चलो ठीक है, लेकिन फिर भी उसे विश्व विजेता सिकंदर कहा जाता है। तो सिकंदर जो थे उनके गुरु थे एरिस्टोटले, अरस्तु। तो अरस्तु ने ही ये नाम रखा था, क्या? फिजिक्स। चलिए ठीक है, तो नेचर के बारे में स्टडी करना है हमें। जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो नेचर के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके ठीक है, और नेचुरल फिनोमिनन्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके पीछे का जो छुपा हुआ लॉजिक है उसे हम समझेंगे फिजिक्स के अंदर। यही होता है फिजिक्स में। ओके ठीक है, लॉजिक ढूंढते हैं और मैजिक हो जाता है, यही बात है। ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिजिक्स जो है, अब हमें ये तो बड़ा अच्छा समझ में आ गया कि फिजिक्स में हम नेचर के बारे में स्टडी करेंगे, नेचर के लॉज को समझेंगे। अच्छा, अब देखिए एक साइंटिस्ट, एक नाम सुना होगा आपने, गैलीलियो गैलीली। नाम सुना है क्या? जरूर सुना होगा आपने, गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली ने कहा था कि द लॉज ऑफ नेचर आर रिटन बाय द हैंड ऑफ गॉड इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। गैलीलियो गैलीली ने कहा था कि जो नेचर के जो लॉज हैं, इस प्रकृति के जो नियम हैं जिसके हिसाब से ये नेचर चलता है, वो नेचर के लॉज किसने लिखे? गॉड ने लिखे अपने हाथों से। किस लैंग्वेज में? इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। किस लैंग्वेज में? गणित की भाषा में। अब जरा सोचो, आपको क्या समझना है? लॉज ऑफ नेचर। फिजिक्स का काम क्या है? नेचर के लॉज को समझना। और वो लॉज किसने लिखा? गॉड ने ही बनाया होगा लॉज। ये नेचर जो चल रही है तो गॉड ने ही वो लॉज बनाए होंगे ना। और किस लैंग्वेज में? मैथमेटिक्स में। तो हमें भी क्या सीखना होगा? मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स अगर आपको स्टडी करना है तो आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए। अगर आपको मैथमेटिक्स ना आता हो तो आप कभी भी फिजिक्स अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। आपके फिजिक्स के पढ़ाई में हमेशा कष्ट होता रहेगा। हाँ बिल्कुल, समझ गए ना? आपको मैथमेटिक्स आना ही चाहिए। अब आप कहोगे सर बचपन से तो हम लोग मैथ ही पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग को कोनो मैथमेटिक्स नहीं आता है। ठीक है, तुरंत पता चल जाएगा। थोड़ा हम इंपोर्टेंस पे तो समझ लें। तो मैथमेटिक्स सीखना अत्यंत आवश्यक है। आप इस तरह से समझ लो ना कि फिजिक्स एक बस है, एकदम लग्जरियस बस है, एक ऐसा बस जिसमें आनंद आ जाएगा चढ़ के। सपोज करो कि तुम कहाँ जा रहे हो? पटना से दिल्ली, बस में बैठकर। पटना से बस खुलेगी और दिल्ली जाएगी।
और वो बस है फिजिक्स, और आप उस बस में चढ़ जाते हो और बस चल देती है, लेकिन आपको बैठने के लिए सीट नहीं मिलता है। आप खड़े खड़े बस में जा रहे हो और बस गुजर रहा है, नदी, नाला, तालाब, झरना, पहाड़, बाग, बगीचे आ रहे हैं, गुजर रहे हैं। आपको आनंद आएगा क्या यात्रा का? यात्रा बहुत अच्छी है, रास्ते में बड़ा सुंदर सुंदर पहाड़, मनोरम दृश्य दिख रहा है, लेकिन क्या आपको उस यात्रा में आनंद आएगा? आपको उस यात्रा में आनंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप खड़े होकर यात्रा कर रहे हो, आपको सीट नहीं मिला। आपको उसी बस में अगर एक विंडो सीट मिलता, लग्जरियस सीट मिलता, आराम से बढ़िया से, सोच के देखो, हाथ में कोल्ड ड्रिंक भी होता, कुरकुरे होता, तब सोचिए वो यात्रा कितना आनंददायक होता। तो आप यही समझ लीजिए कि फिजिक्स के बस में अगर आपको सफ़र करना है तो सीट का जो फी होता है ना, वो मैथमेटिक्स देता है। अगर आपको मैथमेटिक्स आएगा तो फिजिक्स आपको विंडो सीट पे बैठा के और नदी, नाला, झरना, तालाब दिखाते हुए ले जाएगा। लेकिन अगर आपको मैथ नहीं आएगा तो यात्रा तो हो जाएगी, फिजिक्स आप पढ़ लोगे, क्लास 9th पढ़ लोगे, 10th पढ़ लोगे, 11th पढ़ लोगे, 12th पढ़ लोगे, जितना पढ़ना होगा उतना पढ़ लोगे, लेकिन कभी मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको फिजिक्स ने सीट ऑफर ही नहीं किया। समझ रहे हो ना बात? यानी अगर अच्छे से आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आपको गणित आना ही चाहिए। कितना गणित आना चाहिए, क्या गणित आना चाहिए, ये भी हमें बात करनी है। देखिए आप सभी को, देखिए मैं जो बेसिक्स बातें बता रहा हूँ उतना तो आपको आता होगा, मुझे विश्वास है। आप सभी को एडिशन आता होगा, बिल्कुल आता होगा। सबट्रैक्शन आता होगा, बिल्कुल। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आता है। बोर्ड मास का एप्लीकेशन आता है, आता ही होगा। बोर्ड मास जानते हो ना, बोर्ड मास का एप्लीकेशन आता है आपको। और आप जानते हो एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन 3 होते हैं, एक नंबर वाला, एक डेसिमल वाला और एक फ्रैक्शन वाला। आता है ना ये सब। पावर्स डील करना आता है, 10 का पावर, इधर उधर पावर, बेस से मुँह तो पावर जुड़ जाती है, ये सब चीज़ें आती है। बेसिक्स बिल्कुल आती होंगी आपको, ये सब चीज़ें आपको आती रहनी चाहिए बाबू। तो ये सब चीज़ें आपको आती हैं, बहुत सुंदर। और इसके अलावा जो चीज़ें ज़रूरत होंगी उसमें आता है ट्रायगोनोमेट्री, अलजेब्रा का थोड़ा अपर पार्ट लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। हायर फिजिक्स पढ़ेंगे तो कैलकुलस भी आता है, हमारे लेवल पर कैलकुलस नहीं आएगा तो उसे हम छोड़ के चलते हैं। तो हमें ट्रायगोनोमेट्री आना चाहिए, अलजेब्रा आना चाहिए, ठीक। वेक्टर स्केलर का नॉलेज हमें होना चाहिए, मेजरमेंट हमें आना चाहिए। ये 4 बेसिक्स हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, जो आपके क्लास 9th के सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर आप अपना किताब खोलोगे तो पहला चैप्टर मोशन, और आप मोशन पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन मैं आपको पहले ये 4 बेसिक्स पढ़ाऊंगा। एक अलजेब्रा, थोड़ा सा हायर अलजेब्रा, थोड़ा बहुत अलजेब्रा आपको आता होगा लेकिन थोड़ा सा हायर अलजेब्रा जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा ट्रायगोनोमेट्री, ट्रायगोनोमेट्री हमें जानना है, ट्रायगोनोमेट्री सीखना है। तीसरा हमें यूनिट मेजरमेंट पे थोड़ी बहुत बातें करनी है, मेजरमेंट कैसे होता है, यूनिट्स कैसे होते हैं, डायमेंशंस पे थोड़ी बातें हम लोग करेंगे, ठीक। और हमें करना है वेक्टर स्केलर पे बातें। ये 4 बात हम कर लेंगे तब हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा। धड़फड़ाना नहीं है, सिलेबस पढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिलेबस सिर्फ क्लास 9th लेवल का पढ़ना हो, 1 महीने के अंदर फिजिक्स खत्म किया जा सकता है। सही बात बोल रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है। 30 लेक्चर्स देंगे, पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से सीखें, और आप भी चाहते होंगे कि आप अच्छे से सीखें, नहीं तो आप भी चाहते हो अच्छे से सीखें और हम भी चाहते हैं अच्छे से सिखाएं, तो थोड़ा टाइम टेकिंग ही होगा, लेकिन हम लोग समय दे के पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है। तो एक लेक्चर हमें लगेंगे अलजेब्रा पे है, थोड़ा सा स्टडी करें, छोटा छोटा होगा ये। एक लेक्चर में अलजेब्रा, एक लेक्चर में ट्रायगोनोमेट्री, ठीक। 3 लेक्चर हमें लग जाएंगे यूनिट मेजरमेंट क्लियर करने में, और 5 लेक्चर नियरली हमें लग जाएंगे वेक्टर स्केलर समझने में। यानी आज के लेक्चर के बाद आप 10 लेक्चर कीजिएगा, उसके बाद आपका मोशन स्टार्ट होगा। और ये 10 के 10 लेक्चर आएंगे बेसिक फिजिक्स के अंदर, ठीक है। आपका जो लेक्चर हेडिंग आएगा वो बेसिक फिजिक्स करके आएगा। तो हम लोग बेसिक फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्लास 9th में हमें ये नहीं पढ़ना, लेकिन अगर इसे नहीं पढ़ोगे तो क्लास 9th में यूज तो जरूर होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए वर्क पावर एनर्जी, अगर टीचर, अगर आप लोग का ऑनलाइन क्लास चल रहा होगा आपके स्कूल में, तो जब अगर आपने वर्क पावर एनर्जी पढ़ा होगा तो वहाँ पर टीचर ने कह दिया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट Fs cos थीटा, वर्क डन इक्वल टू Fs cos थीटा। अब आपके दिमाग में आएगा cos थीटा क्या होता है, ट्रायगोनोमेट्री तो आपने पढ़ा ही नहीं। तो मैं ट्रायगोनोमेट्री पढ़ाऊंगा तभी ना आप उसका यूज कर पाओगे, मैं वेक्टर पढ़ाऊंगा तभी ना आप जान पाओगे कि डिस्प्लेसमेंट क्यों वेक्टर है और डिस्टेंस क्यों स्केलर है।
वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, ये सारी चीज़ें आप कब सीखोगे, जब आप बेसिक्स क्लियर करोगे। तो बेसिक्स पे हम लोग टाइम लगाएंगे, 10 लेक्चर नियरली हम लोग बेसिक्स पर लगाएंगे। और जो इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, मे बी उनका तो हो सकता है कि इंस्टीट्यूट ओपन ही हो जाए, बहुत जल्दी ओपन हो ही रहा है, समझ के बाद। तो बस गौर से नेक्स्ट लेक्चर से हमें कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले दिन हम लोग अलजेब्रा पे बात करेंगे, अलजेब्रा के बारे में बातें होंगी, बहुत सारी बातें हम लोग अलजेब्रा से रिलेटेड करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रायगोनोमेट्री से रिलेटेड बातें करेंगे। कुछ मुझे ग्राफ भी पढ़ाना है, लेकिन मैं ग्राफ अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ग्राफ मैं पढ़ाऊंगा वही जब मैं मोशन स्टार्ट कर दूंगा, तो बीच में मैं फिर कुछ बेसिक्स का लेक्चर डालूंगा जिसमें ग्राफ्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, समझ गए ना। तो यही सारी बातें, क्योंकि अगर यहाँ भी मैं ग्राफ करने लगूँ तो मुझे 15 दिन इधर ही लग जाएंगे, तो आपको लगेगा कि सिलेबस स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो मैं इतना 10 लेक्चर आपको देखना है जो कि बेसिक्स के नाम से होगा, उसके बाद हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आपको पक्का बड़ा मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में। बस इतना दिन थोड़ा सा नया नया वर्ड्स आएगा, नई नई चीज़ें आएगी जिसको आपको समझना है। देखिए बाबू, है क्या ना, पढ़ना इस दुनिया में अनेक बार, मैं ये बात बार बार बोलता हूँ, जब तक आप एक्स्ट्रा नहीं करोगे कुछ समझ में नहीं आने वाला। दुनिया जितनी बातें कर रही है ना, उतना ही आप भी करोगे। तो आप जानते हो हर साल इंडिया में कितने बच्चे 10th पास होते हैं? नियरली इंडिया में कितने बच्चे एक साल में 10th पास करते होंगे? आप सोच के देखिए, अबव 50 लाख, 50 लाख से अधिक बच्चे हर एक साल 10वीं पास करते हैं। उससे ज्यादा अकेले बिहार में 10 लाख बच्चे नियरली पास करते हैं 10th। अब आप सोच के देखो कि 10 लाख बच्चे हर एक साल बिहार से सिर्फ पास आउट होते हैं क्लास 10th में, तो पूरे इंडिया में कितने होते होंगे? और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते हो तो आप उस भीड़ के हिस्से, आपके क्लास में अगर आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्लास में कम से कम कितने बच्चे होंगे 9th में? 100 बच्चे तो होंगे। ऐसे ऐसे कितने स्कूल्स हैं रीजन्स में, और जो वो पढ़ रहा है वो भी एस चांद पढ़ रहा है, आप भी एस चांद पढ़ रहे हो, वो भी एनसीईआरटी पढ़ रहा है, आप भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। तो फिर आप अलग कहाँ, आप कुछ एक्स्ट्रा कहाँ कर रहे हो? और आज के समय में जो एक्स्ट्रा नहीं करेगा वो पीछे छूट जाएगा, जो पीछे छूट जाएगा। रिजल्ट्स वही बच्चे लाते हैं आगे चल के जिनका फाउंडेशन मजबूत होता है। और अभी अगर आप मेहनत किए रहोगे ना, तो जब आप 11th 12th में जाओगे, तो अगर आप 9th 10th जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे आप ध्यान से पढ़ लो। जब आप 11th 12th में जिस भी इंस्टीट्यूट में आप जाओ, जहां भी जाओ, या यहां रहो, इस इंस्टीट्यूट में कहीं भी रहो, आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में। इसलिए बाबू ध्यान से, ये नहीं सोचना है कि हम लोग के सिलेबस का पार्ट नहीं है ये 10 लेक्चर्स, लेकिन उन 10 लेक्चर्स को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है और उसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ना आपका स्कूल वो चीज़ पढ़ाएगा, ना आपकी किताबों में वो चीज़ मिलेंगी, जो मिलेगा यहीं से मिलेगा। तो आपको बड़ा ध्यान से उन 10 लेक्चर्स को देखना है पूरे सिंसियरिटी के साथ। तो हम लोग कल से मिलते हैं, कल से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सी यू सून, बाय बाय।